Hey guys, welcome on this YouTube channel. I'm Usha Yadav. This is the second video lesson regarding the polymerase chain reaction. So कल के लेसन के अंदर हमने ना polymerase chain reaction का एक बेसिक सा मैकेनिज्म समझा कि polymerase chain reaction कैसे आपका काम करता है, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसके बारे में हमने कहा कि कैरी बी वोलिस हमारे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को डिस्कवर किया 1983 में। इसका मेन जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो हमारे इन विट्रो रेप्लिकेशन प्रोसेस की तरह ही होता है। ये हमने लास्ट वीडियो लेसन में ही डिस्कस किया था और इस प्रोसेस को हम लोग इन विवो कंडीशन से ही सिमिलर होता है। हम इसे इन विट्रो परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेवरल काइंड ऑफ एंजाइम्स। सो कौन कौन सी हमारी इस एंजाइमेटिक प्रोसेस के अंदर हम लोग स्टेप इन्वॉल्व करने वाले हैं, किन एंजाइम्स का हमारा पार्टिसिपेशन होगा, वो हम लोग इस लेसन के अंदर डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि कौन कौन सी एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं हमारी पीसीआर रिएक्शन के लिए जो हमें ध्यान रखना है या हमें पीसीआर परफॉर्म करते वक्त उन चीजों को हमें ऐड करना है और क्यों हम ऐड कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। जैसे हमने लास्ट लेसन में भी कहा था कि पीसीआर हमारा एक ऐसा मैकेनिज्म है जो मॉडर्न बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में हम लोग इतना वास्ट इसको यूज करते हैं, इतना हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हम लोग इसमें एक स्मॉल सेगमेंट, एक जीन को लेके उसकी मल्टीपल कॉपीज को इन विट्रो सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए बेसिकली एक ऐसा जीनोमिक डीएनए सैंपल होता है जो, मान लीजिए अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया है और मुझे उसमें किसी डिजीज का इंटरफेरेंस देखना है तो मैं उस पेशेंट का जेनेटिक मटेरियल एक्सट्रैक्ट करूंगी और वहां से मैं उसके जीनोमिक डीएनए को एज अ सैंपल यूज करूंगी। एंड दिस डीएनए सैंपल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म और डबल स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों ही फॉर्म में ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट को ही यूज करेंगे पीसीआर के लिए, हम सिंगल स्टैंडर्ड को भी यूज कर सकते हैं, हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो डीएनए सेगमेंट होगा वो हमारा सर्कुलर भी हो सकता है, वो हमारा लीनियर भी हो सकता है, बट ऑफ कोर्स अगर हम लोग लीनियर डीएनए सेगमेंट यूज करते हैं तो वो ज्यादा एफिशिएंट मैनर में हमारी पीसीआर के लिए काम करेगा। तो मोस्टली हम लोग जब भी पीसीआर परफॉर्म करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम लीनियर डीएनए को ही यूज करें और हमारे पास उसकी एक सिंगल कॉपी हो हमारे टारगेट सीक्वेंस की, जिसको हम एज अ टेम्पलेट यूज करें, ठीक है। सेकेंड जो चीज हमें चाहिए पीसीआर को परफॉर्म करने के लिए वो चाहिए ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर, ठीक है। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर, क्योंकि हमारा जो प्राइमर है ना इसका अप्रोक्सीमेट जो लेंथ होता है वो होता है 15 to 20 बेस पेयर का, ठीक है। हमने लास्ट में देखा था कि हमारे पास जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है सबसे पहला इसका स्टेप होता है डीनेचुरेशन का। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्राइमर का बाइंडिंग देखते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए हमें सबसे पहले प्राइमर चाहिए और प्राइमर होता क्या है, हमारे पास कुछ नॉन सीक्वेंस होती है 15 to 20 बेस पेयर की, जिनका हमें पता है कि इसका सीक्वेंस क्या है, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली सिंथेटिक ओलिगो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो हमारे लिए क्या जरूरी है कि ये हमारे शॉर्ट हो, सिंगल स्टैंडर्ड हो और ये हमारा पास जो टारगेट डीएनए है ना उसका कॉम्प्लीमेंट्री। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमारा प्राइमर शॉर्ट होना चाहिए, सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए हमारी टारगेट सीक्वेंस के लिए या हमारी अपोजिट सीक्वेंस के लिए, ठीक है। क्योंकि टारगेट, अगर हमारी टारगेट सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा तो डेफिनेटली प्राइमर उसे बाइंड ही नहीं कर पाएगा और हमारी फर्दर जो प्रोसेस है, एनीलिंग की प्रोसेस, एक्सटेंशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जब भी हम लोग पीसीआर परफॉर्म करते हैं एक स्टैंडर्ड रिएक्शन के लिए हम लोग 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर प्राइमर हम लोग उसमें ऐड करते हैं। ये जो हमारा रेंज है ना 0.1 से 0.5 माइक्रोमोलर का, नॉट मीटर सॉरी, माइक्रोमोलर, हम लोग जो प्राइमर ऐड कर रहे हैं वो 30 साइकिल के लिए हमारा नेसेसरी है। यानी कि 30 साइकिल के लिए नेसेसरी नहीं बोलेंगे, इनफ है हमारा कि अगर हमें 30 साइकिल तक एम्प्लीफिकेशन कराना है हमारे टारगेटेड सेगमेंट का तो हम उसमें 0.1 से 0.5 माइक्रोमोलर तक प्राइमर उसमें ऐड करेंगे और उसका जो हम कह सकते हैं 1 kb तक सेगमेंट ऑफ डीएनए, 1 kb का हमारा सेगमेंट ऑफ डीएनए होना चाहिए जो टारगेटेड सीक्वेंस है हमारे पास वो, ठीक है। थर्ड जो हमें चीज चाहिए होती है दैट इज थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। देखिए हमें पता है कि रेप्लिकेशन जो इन विवो कंडीशन में होता है ना वहां पर हमारा डीएनए पॉलीमरेज काम करता है,
लेकिन हम जब इन विट्रो ये चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और तो हमारे पास हमें पता है टेम्परेचर का कितना ज़्यादा हमने वेरिएशन रखा है। हम लोग फर्स्ट स्टेप में टेम्परेचर का वेरिएशन रखते हैं 92 डिग्री सेल्सियस तक, सेकेंड स्टेप में वो 54 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, देन 72 डिग्री सेल्सियस तक। तो आप देख रहे हो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, एक हाई रेंज का टेम्परेचर है। और हमारा पीसीआर कैसा प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है। इस एंजाइमेटिक प्रोसेस को बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत है और आपको पता है एंजाइम्स ना टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। अगर हम एंजाइम को एक सुटेबल टेम्परेचर या पीएच प्रोवाइड नहीं करते ना तो वो अपनी एक्टिविटी को लूज कर देते हैं, उनकी एक्टिविटी आपकी अफेक्ट होती है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें थर्मोस्टेबल एंजाइम्स चाहिए जो एक हाई टेम्परेचर पर भी काम कर पाए। तो हमारी तीसरा जो एसेंशियल कंपोनेंट है पीसीआर के लिए वो है थर्मोस्टेबल, यानी कि टेम्परेचर पर इफेक्टिवली काम करने वाला डीएनए पॉलीमरेज। हम क्या करते हैं कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है मोस्टली तो हम लोग क्या करते थे इनिशियल डेज पर जब हमारा पीसीआर डिस्कवर हुआ था तो उस टाइम पे हम लोग क्लीन ऑफ फ्रैगमेंट जो इकोलाई से एक्सट्रैक्ट किया गया है उसको हम लोग यूज करते थे। लेकिन फिर हमने धीरे धीरे हमने क्या किया, हमने एक टैग डीएनए पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम है उसको यूज करना चालू कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमारा थर्मोस्टेबल है, हाई टेम्परेचर वेरिएशन को ये टॉलरेट कर सकता है और इसके फायदे भी बहुत है। तो हमने टैग डीएनए पॉलीमरेज को यूज करना स्टार्ट किया। अब हमें एक स्टैंडर्ड रिएक्शन के लिए कितना टैग डीएनए पॉलीमरेज लेना है वो यहाँ से देखिए, 25 से 50 माइक्रोलीटर रिएक्शन तक हमें कितना यूज करना है टैग डीएनए पॉलीमरेज, 0.5 से 0.25 यूनिट ऑफ टैग पॉलीमरेज हमें यूज करनी पड़ेंगी। यानी कि अगर मेरा जो रिएक्शन मैं करने वाली हूँ, परफॉर्म करने वाली हूँ, उसका इन लीटर अगर हम बात करें 25 से 50 माइक्रोलीटर तक अगर हमारा वो है तो उसमें हमें 0.25 यूनिट ऑफ टैग डीएनए पॉलीमरेज को यूज करना पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ एसेंशियल कंपोनेंट हमारा है डीएनटीपीज, है ना। डीएनटीपीज हमें क्यों चाहिए, डीएनटीपीज आपको क्यों चाहिए, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब आप ये देखिए हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए का डीनेचुरेशन परफॉर्म करके उसको सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट कर लिया, हमने एनेलिंग भी करा ली क्योंकि हमने प्राइमर को ऐड कर दिया था, प्राइमर ने बाइंड कर लिया, राइट। लेकिन अब हमें स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करना है और अगर हमें स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना है तो हमें मोनोमर यूनिट तो चाहिए, है ना। मोनोमर यूनिट से ही तो हमारा पॉलीमर बनेगा ना, और ये मोनोमर यूनिट क्या होंगे, हमारे न्यूक्लियोटाइड होंगे, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से ही तो हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। और हम लोग ने रिएक्शन को स्टार्टिंग में ही कहा था कि रिएक्शन का नाम क्या है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन हम लोग करा रहे हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। तो पॉलीमरेज वो एंजाइम टैग डीएनए पॉलीमरेज जो कि पॉलीमराइजेशन कराने वाला है। और पॉलीमराइज क्या होगा कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के हम लोग न्यूक्लिक एसिड बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें न्यूक्लियोटाइड भी तो चाहिए, यानी कि मोनोमर यूनिट भी तो चाहिए, और उसी के लिए हमें ऐड करने पड़ते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, राइट। सो हम लोग स्टैंडर्ड पीसीआर में इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ डीसीटीपी को ऐड करेंगे, डीटीपी को ऐड करेंगे, डीएटीपी को ऐड करेंगे और डीजीटीपी को ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें चारों के चारों तो चाहिए ना, हमें एडेनाइन भी चाहिए, ग्वाइनिन भी चाहिए, थाइमिन भी चाहिए और साइटोसिन भी चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके अंदर डीएनटीपीज को ऐड करते हैं ताकि हमारा प्रॉपर मैनर में डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हम लोग कंडक्ट करा सके। फिफ्थ हमारा एसेंशियल कंपोनेंट होगा डाइवेलेंट केटायंस, क्योंकि देखिए एंजाइमेटिक रिएक्शन है और आपको पता है एंजाइम्स को अपनी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए समटाइम केटायंस की जरूरत तो पड़ती ही है ना। तो हमें क्या करना है, हम फ्री डाइवेलेंट केटायंस को यहाँ पर ऐड करते हैं अपनी पीसीआर रिएक्शन के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज एंजाइम है ना उसकी एक्टिविटी के लिए वो एसेंशियल हो जाती है। सो इसी पर्पस के लिए हम लोग मैग्नीशियम को यूज करते हैं एज अ डाइवेलेंट केटायन, और इसी पर्पस के लिए हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड को पीसीआर रिएक्शन के टाइम पे हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड को यूज करते हैं ताकि हमारा जो थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज एंजाइम है वो प्रॉपरली काम कर सके। अब हमें कितना ऐड करना है वो भी आप यहां से देख लीजिए कि कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 मिलीमोलर ऑफ मैग्नीशियम इज रूटीनली यूज, यानी कि एक स्टैंडर्ड पीसीआर को परफॉर्म करने के लिए अप्रोक्सीमेट हम लोग 1.5 मिलीमोलर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड को यूज करते हैं एज अ डाइवेलेंट केटायन।
सिक्स्थ हमारा जो एसेंशियल कंपोनेंट है दैट इज बफर टू मेंटेन द पीएच, क्योंकि हमने जैसे कहा कि हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं दीज आर नॉट ओनली टेम्परेचर सेंसिटिव बट दे आर पीएच सेंसिटिव ऑल्सो, और पीएच सेंसिटिव है तो हमें बफर भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, ताकि हमारी सुटेबल पीएच भी मेंटेन हो सके। सो इसीलिए हम लोग अपनी उस टेस्ट ट्यूब में जिससे हम पीसीआर को परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल, हमने प्राइमर डीएनटीपीस को ऐड किया हुआ है, उसी के अंदर बफर को हम ऐड करते हैं ताकि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम पीएच को मेंटेन किया जा सके, राइट। बफर बेसिकली क्या करेगा, हमारी पीसीआर रिएक्शन के अंदर हमारे पीएच को मेंटेन करके रखेगा ताकि हमारे एंजाइम्स प्रॉपर्ली काम कर सके। सेवंथ हमारे पास जो एसेंशियल कंपोनेंट है दैट इज मोनोवेलेंट केटायंस। मोनोवेलेंट केटायंस बेसिकली 50 मिलीमोलर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड को हम लोग एक स्टैंडर्ड पीसीआर में डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं कि अगर हमें उसका 500 बेस पेयर का हमारे पास लेंथ है तो हम लोग 50 मिलीमोलर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड को एज अ मोनोवेलेंट केटायन हम उसमें ऐड करेंगे। तो ये हमारे कुछ 7 एसेंशियल कंपोनेंट थे जो हम पीसीआर परफॉर्म करते टाइम पे नेसेसरली ऐड करते हैं। अब देखिए, हमें अगर एम्प्लीफिकेशन करना है तो हम क्या क्या चीज यूज करने वाले हैं। एक डीएनए की थर्मल साइकिल के अंदर हमें क्या क्या चीज हमें चाहिए होंगी, हमारे मिक्सचर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हमें एक टारगेट सीक्वेंस चाहिए। टारगेट सीक्वेंस का बेस लेंथ कितना, 100 से 500 बेस लेंथ अगर हमारे पास होगा तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर चीजें लिखी हुई है कि हमें 100 अगर 500 बेस पेयर की लेंथ का हमारे पास डीएनए टारगेट सीक्वेंस में है तो हमें उसके हिसाब से कौन कितना अमाउंट में किस कंपोनेंट को ऐड करना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हमें जो मोनोवेलेंट केटायन की फॉर्म में पोटेशियम क्लोराइड डालना है वो हमारा कितना होगा, अगर हमारे पास 500 बेस पेयर की लेंथ का डीएनए है हमारे पास तो हम उसमें 50 मिलीमोलर पोटेशियम क्लोराइड ऐड करेंगे। उसी के साथ साथ हम उसमें 10 मिलीमोलर ट्रेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करेंगे ताकि हमारा पीएच मेंटेन यहाँ पर रह सके। जैसे हमने कहा एक बफर सॉल्यूशन हम उसमें ऐड करना है ना। फिर उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड डाइवेलेंट केटायन की फॉर्म में, और वो कितना डालना है हमें 1.5 मिलीमोलर डालना है। हम इसमें जिलेटिन भी ऐड करेंगे 100 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर जिलेटिन के हिसाब से। देन हम उसमें प्राइमर 0.25 माइक्रोमोलर ऑफ ईच प्राइमर, 200 माइक्रोमोलर ऑफ ईच डीएनटीपीस को हम उसमें ऐड करना है, एंड 2.5 यूनिट ऑफ टैग डीएनए पॉलीमेरेज है जो हमें उसमें ऐड करनी है। तो ये सारे हमारे वो कंपोनेंट हैं जो हमें अपने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ऐड करने होते हैं, ठीक है। तो अब इस इमेज में भी हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो पीसीआर की कंपोनेंट है उसमें मेजर कंपोनेंट में आता है टेम्पलेट, टारगेट डीएनए, देन प्राइमर। प्राइमर हमारे पास दोनों प्राइमर होते हैं, एक फॉरवर्ड प्राइमर और एक रिवर्स प्राइमर होता है। देन उसी के साथ हम उसमें ऐड करते हैं डीएनटीपीस, डीएनए पॉलीमरेज, बफर सॉल्यूशन, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो इससे हमारा तैयार हो जाता है मास्टर मिक्सर, एंड देन हम उसे टेस्ट ट्यूब के अंदर प्री मिक्स के अंदर ऐड करते हैं और फिर हम उसे पीसीआर मशीन में लोड करते हैं, एंड देन पीसीआर को हम लोग उसमें परफॉर्म करते हैं और उसमें हमारी डीएनए थर्मल साइकिल चलती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डीएनए का थर्मल साइकिल के लिए हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार होता है, राइट। अब देखिए पीसीआर हमारा क्योंकि एक साइक्लिक फॉर्म है तो ऑफ कोर्स इसके अंदर डिफरेंट फेजेस भी आते हैं। तो जब भी हम पीसीआर के फेजेस की बात करते हैं तो एक पीसीआर के अंदर हमारे पास अगर हम उसको ब्रोकन अप करें तो हमारी एक पीसीआर साइकिल के अंदर 3 फेजेस होंगे, ठीक है। सबसे पहला फेज होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फेज, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो भी डीएनए सेगमेंट होगा, ठीक है, इस डीएनए सेगमेंट का एक्सपोनेंशियली क्या होने वाला है, एम्प्लीफिकेशन होने वाला है, ठीक है। यानी कि डबलिंग ऑफ प्रोडक्ट इज एक्यूमुलेटिंग एट एवरी साइकिल अज्यूमिंग 100% रिएक्शन एफिशिएंसी होगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फेज यही तो बता रहा है कि यहाँ पर 100% रिएक्शन एफिशिएंसी होगी। रिएक्शन यहाँ पर स्पेसिफिक है और बहुत ही प्रिसाइज होता है। तो अगर हम इसको एक ग्राफ की फॉर्म में डिनोट करें तो ऑफ कोर्स अगर हम एक्सपोनेंशियल बात कर रहे हैं तो हमारा रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा, है ना, क्योंकि रिएक्शन हमारा कैसा है, जे शेप में आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 100% रिएक्शन एफिशिएंसी,
सेकेंड हमारे पास फेज होता है जिसे हम कहते हैं लीनियर फेज, हाई वेरिएबिलिटी जहां पर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्शन कंपोनेंट हमारे कंज्यूम होने लग रहे हैं, सो रिएक्शन हमारा स्लो पड़ जाता है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगेगा। तो ग्राफ हमारा कैसे हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हम कह सकते हैं एस शेप ग्राफ हमारा यहाँ पर बन जाएगा। थर्ड जो होता है दैट इज प्लेटो। प्लेटो बेसिकली किसी भी रिएक्शन के अंदर तब आता है जब हम कहते हैं कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो बहुत लिमिटेड हो गए हैं और हमारा रिएक्शन का जो स्पीड है वो बहुत ही कम हो गया है। एंजाइम्स का भी जो रिएक्टिव साइट्स है वो फुल्ली ऑक्युपाइड हो जाता है। तो हम कहते हैं प्लेटो हो जाता है जब हमारा रिएक्शन टोटली स्टॉप हो जाता है, फर्दर हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी रुक जाता है ना। तो इस तरीके की रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, प्लेटो आ जाएगा कि फर्दर हमारा रिएक्शन कंडक्ट नहीं हो पा रहा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वहां पर स्टॉप हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी पीसीआर साइकिल के अंदर हमें 3 फेज देखने को मिलेंगे, एक्सपोनेंशियल फेज, लीनियर और प्लेटो। एक्सपोनेंशियल फेज जो हमें ये बताता है कि हमारे पास जब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तो ऑफकोर्स हमारा रिएक्शन कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। सो पीसीआर रिएक्शन फेज को हम इस ग्राफिकल फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं कि अगर हम एक पीसीआर प्रोडक्ट और साइकिल के बीच में ग्राफ बनाएं तो हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरीके से आएगी। पहला जो फेज है, ये जो फेज है ना, ये हमें दिखा रहा है कि ये एक एक्सपोनेंशियल फेज है और हमें पता है एक्सपोनेंशियल फेज में एक पीसीआर थ्रेशोल्ड भी होता है। इस थ्रेशोल्ड को कवर करने पर ही तो हम कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल फेज आ गया। फिर हम देखते हैं कि लीनियर फेज आ रहा है। लीनियर फेज यानी कि यहाँ पर अब प्रोडक्ट बनना जो हो गया है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है। एंड देन एक प्लेटो फेज आ जाती है कि उसके बाद हमारा जो साइकिल है वो कैसा हो जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, उसके बाद उसमें फर्दर प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 फेजेस होती है पीसीआर साइकिल के अंदर। ठीक है, अब अगर हम पूरी पीसीआर साइकिल को ना एक ग्राफिकल फॉर्म में पढ़े ना, तो ग्राफिकल फॉर्म में कुछ इस तरीके से हमें हमारी पीसीआर साइकिल देखने को मिलेगी जब हम टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो क्योंकि हमने देखा था कि पूरी पीसीआर साइकिल के अंदर हमारे टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे सबसे पहले स्टेप में हमने कहा था कि हमें डीएनए को डीनेचर करना है और जब हम डीएनए को डीनेचर करते हैं तो हमने टेम्परेचर रखा था 94 डिग्री सेल्सियस का। इसीलिए ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है कि इनिशियल स्टेज पर हमने एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ऐड किया, टारगेट सीक्वेंस को, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमारा प्लॉट भी बढ़ गया और हमने 94 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखा 30 सेकेंड्स के लिए। 30 सेकेंड्स के लिए हमने रखा, एक स्टैंडर्ड पीसीआर के अंदर हम 30 सेकेंड्स का यहाँ पर टाइम रखते हैं। 30 सेकेंड्स में हमारा डीएनए यहाँ पर डीनेचर हुआ, 94 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर रखा। देन उसके बाद हमने टेम्परेचर को एनिलिंग के लिए सेकेंड स्टेप के लिए क्या कर दिया, लोअर डाउन कर दिया। और आपको याद है एनिलिंग के अंदर हम टेम्परेचर कितना रखते हैं, 54 डिग्री सेल्सियस का। आप देख पा रहे हो ये 54 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। यहाँ पर भी हमने कितनी देर के लिए रखा, 30 सेकेंड्स के लिए। जैसे ही एनिलिंग हुई, एनिलिंग का मतलब प्राइमर की बाइंडिंग, एक रिवर्स होगा एक फॉरवर्ड प्राइमर होगा। हमेशा किस स्ट्रैंड पर बाइंड करेंगे, 3 to 5 प्राइम पर ये बाइंड करेंगे। ठीक है, यानी कि प्राइमर का जो डायरेक्शन होगा वो होगा 5 प्राइम to 3 प्राइम, राइट। जिस स्ट्रैंड पर ये बाइंड कर रहे हैं उसका क्या होगा, पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम पोलैरिटी होगा। फिर उसके बाद हमने थर्ड प्रोसेस के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया 72 डिग्री सेल्सियस तक। एक्सटेंशन प्रोसेस है हमारा और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारा प्लॉट उसे डिनोट करेगा। ठीक है, तो इस ग्राफ से, टेम्परेचर टाइम ग्राफ से हमें ये चीज समझ में आ रही है कि हमारा पूरा जो साइकिल है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और किस तरीके से उसमें हर स्टेप पर, हर टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग तरीके से हमें हमारी साइकिल के अंदर वेरिएशन देखने को मिलते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि क्या एडवांटेजेस है हमारी पीसीआर साइकिल के। तो देखिए, फायदे तो ऑफकोर्स इसके बहुत सारे। जो चीजें हमारी इन विवो हो रही थी, जिसके लिए हमें किसी होस्ट को यूज करना पड़ता था, अब हमें होस्ट को यूज नहीं करना। अब हमें ना बैक्टीरिया को यूज करना है, ना हमें वायरल एम्प्लीफिकेशन करना है। हम सिंपली एक मशीन को यूज करके एक स्मॉल डीएनए सेगमेंट को यहाँ पर एम्पलीफाई कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला कि हमारा सिंपल टेक्निक है, बहुत ही सिंपल ही तो है। पीसीआर एक बहुत सा सिंपल सा टेक्निक है जिसमें सिंपली हमें एक न्यूक्लिक एसिड का फ्रेगमेंट चाहिए और हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, है ना। तो ये तो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है पीसीआर मशीन का, पीसीआर प्रोसेस का। ठीक है, सेंसिटिविटी।
सेंसिटिविटी इसलिए क्योंकि इस टेक्निक की हेल्प से ना हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो हमारा वही रहता है, उसमें और वेरिएशंस नहीं होते, यानी कि एरर के जो चांसेस होते हैं ना पीसीआर के अंदर वो हमारे बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक सेंसिटिविटी को ऑफर करता है। स्पेसिफिसिटी है यहाँ पर, स्पेसिफिसिटी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि जो भी डीएनए यहाँ पर एम्पलीफाई हो रहा है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंडीशन के अंदर यहाँ पर एम्पलीफाई होता है, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिसिटी, एक इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहती है हमारे जेनेटिक मटेरियल की। फास्ट टेक्निक है, सो ऑफ कोर्स ये बहुत ही कम टाइम में हमें बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करके हमारे डिजायर्ड सेगमेंट को हमें प्रोवाइड करता है। वर्सैलिटी होती है, सॉरी ओके। सो यहाँ पर वर्सटैलिटी होती है हमारे पास कि जेनेटिक सीक्वेंस जो होता है, हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से due to the genetic sequence from various microorganisms can be identified with the same reaction condition for डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट पैथोलॉजीज, यानी कि हम लोग यहाँ पर मल्टीपल जो हमारा जेनेटिक सीक्वेंस है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेम रिएक्शन के लिए, है ना, और हम उसको पैथोलॉजी में हम उसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे कुछ एडवांटेज है हमारी पीसीआर रिएक्शन के, राइट। अब हमारे पास देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा पीसीआर बिना मॉडिफाई हुआ है। कहाँ 1983 के अंदर कैरी मुलिस ने हमारा एक स्टैंडर्ड पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बनाया था। अब हमारा जो पीसीआर है उसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन आ गए हैं, जैसे कि मल्टीप्लेक्स पीसीआर हमारे पास है, नेस्टेड पीसीआर है, सेमी क्वांटिटेटिव पीसीआर है, आरटीपीसीआर हमारे पास है, रियल टाइम पीसीआर है। आरटीपीसीआर का तो आपने अभी कोरोना टाइम पे इतना ज्यादा नाम सुना होगा ना कि आप लोग इससे इतने फैमिलियर हो चुके हैं कि आपको कुछ भी इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। सो ऑफ कोर्स ये हमारे कुछ और पीसीआर के अलग अलग तरीके से हमारे पास वेरिएशंस हैं जिनको हम लोग अपनी स्पेसिफिक पर्पज के हिसाब से यूज करते हैं, जैसे कि मल्टीप्लेक्स पीसीआर नाम से पता चल रहा है, जब हमें बहुत सारी मल्टीपल डीएनए सेगमेंट्स को यूज करना पड़ता है तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लेक्स पीसीआर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेवरल डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं, है ना। तो इस तरीके से जिस तरीके की हमारे पास डीएनए सेगमेंट होता है, जिस तरीके की हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए होते हैं, उसी तरीके से हम पीसीआर के इन मॉडिफाइड वर्जन को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पीसीआर के वर्जन से मॉडिफिकेशन थे जो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको परफॉर्म करते हैं, यूज करते हैं। अब इनकी एप्लीकेशन की हम बात कर लेते हैं कि पीसीआर की क्या क्या एप्लीकेशन है आपकी, आपने कहाँ कहाँ पर पीसीआर को अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स मॉडर्न बायोलॉजी में इसके बहुत सारे यूजेस हैं, हम लोग बहुत सारी जगह पर इन्हें यूज कर सकते हैं, बट इनमें से कुछ मेजर हमारे क्या है, जैसे कि अगर हमें कोई पैथोजन को डिटेक्ट करना है तो हम लोग पीसीआर को परफॉर्म कर सकते हैं सिंपली, क्योंकि पैथोजन के डिटेक्शन में हमें बहुत कम टाइम में हमें इजी डिटेक्शन देता है। हमें किसी वायरल पैथोजन का अगर डिटेक्शन करना है, किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर हमें डिटेक्शन करना होता है तो हम आरटीपीसीआर, रियल टाइम पीसीआर इनको परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि हमें बहुत कम टाइम में बहुत ही क्वांटिटेटिव मैनर के अंदर इजीली हम लोग डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, अगर हमें किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को डायग्नोस करना है, जैसे कि फिनाइल कीटोनूरिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इवन समटाइम क्या होता है कि हमारा जो पैथोजन होता है ना उसका इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, कि उसको रिकॉग्नाइज करना, डायग्नोस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कि सिंपल ब्लड सैंपल से या वैसे हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में पीसीआर हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमें किसी तरीके की जेनेटिक म्यूटेशन को अगर आइडेंटिफाई करना है कि भी डिलीशन है, इंसर्शन है, या कोई पॉइंट म्यूटेशन तो नहीं हो गया है, वहां पर भी पीसीआर हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमें अगर जीन पॉलीमॉर्फिज्म देखना है तो ऑफ कोर्स वहां पर भी हम लोग पीसीआर एम्प्लीफिकेशन परफॉर्म करके एंड देन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहां पर जीन पॉलीमॉर्फिज्म हुआ है। जीन का एक्सप्रेशन अगर हमें देखना है कि कौन सा जीन हमारा कितना यहाँ पर एक्सप्रेस होगा, किस एक्सटेंट तक होगा, वो भी हम लोग पीसीआर की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेरियस हम कह सकते हैं वेज है जहां पर हम पीसीआर को अप्लाई कर सकते हैं, पीसीआर को हम यूज कर सकते हैं। सो मॉडर्न अगर हम लोग बात करें जेनेटिक्स की, तो पीसीआर हमारे पास एक मैजिक की तरह है, जो जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक मैजिक की तरह काम करता है। एक ऐसा मैजिक जिसने हमारे लिए बहुत सारी चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया है। सो ये एक ऐसा बेसिक सा प्रोसेस है जिसके बारे में आपको इन जनरल भी पता होना चाहिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है ही। आई होप गाइज आपके लिए ये लेसन यूजफुल रहा होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल।